My dear friends, now I'm taking in dying declaration grounds for admitting dying declaration. साथियों, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पहली वीडियो में सारा सब कुछ बता दिया। कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन एंड व्हाट आर द कंडीशन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। अब क्या है, ग्राउंड्स फॉर एडमिटिंग डाइंग डिक्लेरेशन, यानी डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में एडमिट कब होता है वो कंडीशन बताना चाहता हूं। देर आर थ्री मेन ग्राउंड्स ऑन विच डाइंग डिक्लेरेशन आर एडमिटेड। तीन कंडीशन है जिसके कारण डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में एडमिट किया जाता है। जैसे फर्स्ट, डेथ ऑफ द डिक्लेरेंट। साथियों देखो, ये पहले मैंने बता दिया था, फर्स्ट वीडियो में पहले मैंने शुरू में ये कहा था कि डाइंग डिक्लेरेशन तभी एडमिट होता है या कंसीडर भी तभी होता है जब जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है उसकी डेथ उसके बाद यदि हो जाती है, और यदि नहीं होती तो डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर नहीं होता। सेकंड कंडीशन क्या है, नेसेसिटी। व्हाट इज नेसेसिटी? द विक्टिम बीइंग जनरली द ओनली आई विटनेस टू द क्राइम, द एक्सक्लूजन ऑफ हिज स्टेटमेंट वुड टेंड टू डिफीट द एंड्स ऑफ द जस्टिस। कितनी देखो सीरियस बात इसमें कही है, नेसेसिटी यानी आवश्यकता क्या है, यानी मरने वाला तो उस सीन को देखने वाला होता है, प्रेजेंट ही वही होता है। सबसे पहले जो मर रहा है, जिसे मार रहे हैं, वो सारे अपनी सीन को देख तो रहा है और उसका स्टेटमेंट तो एकदम वैलिड होता है, और उसके स्टेटमेंट को भी यदि कोई ना माने तो वो तो जस्टिस तक नहीं पहुंच सकते ना। इसलिए द एक्सक्लूजन ऑफ हिज स्टेटमेंट वुड टेंड टू डिफीट द एंड्स ऑफ द, यदि उसके स्टेटमेंट को भी एक्सक्लूड करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जस्टिस तक नहीं पहुंच सकते, जस्टिस ठीक हो ही नहीं सकता। ये है नेसेसिटी। क्यों? कि वो आई विटनेस, सबसे पहला आई विटनेस वही होता है। थर्ड कंडीशन, द सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ which creates a sanction equal to the obligation of an oath। देखो, जो जो डेथ हुई है, द सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ which creates a sanction equal to the obligation of an oath, यानी ओथ जैसा एक नैतिक बंधन है, वो जो इस प्रकार की सैंक्शन क्रिएट होती है जो डेथ उस समय उसकी होती है। यानी जैसे हमारे कोर्ट में भाई ओथ के ऊपर विटनेस हो और तभी विटनेस मानी जाएगी, ओथ नहीं होगी तो विटनेस नहीं। ये वो कहता है कि जो उसकी डेथ हो रही है ये ऐसी सैंक्शन को क्रिएट करता है, वो ओथ ही है, ओथ के बराबर है। वो क्यों ओथ के बराबर है? क्योंकि मरने वाला उस समय बिल्कुल प्योर हार्टेड होता है, और ओथ में प्योर हार्ट ही काम करता है। कैसे? अब देखिए कितनी थर्ड पॉइंट कितना यानी उचित है, आप सोचिए इस बारे में। द जनरल प्रिंसिपल ऑन विच डाइंग डिक्लेरेशंस आर एडमिटेड इज दैट दे आर डिक्लेरेशन मेड इन एक्सट्रीम कंडीशन व्हेन द पार्टी इज एट द पॉइंट ऑफ डेथ। क्या कहता है, सुनिए। जनरल प्रिंसिपल क्या है डाइंग डिक्लेरेशन का, एडमिशन करने का? जनरल प्रिंसिपल ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन आर एडमिटेड इज दैट दे आर डिक्लेरेशन मेड इन एक्सट्रीम कंडीशन। वो एक्सट्रीम कंडीशन में डिक्लेरेशन किया गया है। व्हेन द पार्टी इज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, जब पार्टी मरने वाली होती है। एक बात सोचिए, इस प्रकार के डिक्लेरेशन जो व्यक्ति मर रहा है उस समय, और उस समय डिक्लेयर करता है कोई चीज अपनी, कुछ भी डिक्लेयर करता है कि मेरे को ऐसे मारा, वैसे मारा, यानी सारे वो कारण तो बताएगा ना वहां पर डाइंग डिक्लेरेशन, और क्या होता है वही तो बताएगा सारी बातें। यानी उस समय जो डाइंग डिक्लेरेशन
वो व्यक्ति दे रहा है वो एक्सट्रीम कंडीशन में दे रहा है, जब उसे पता तू अब मरने वाला है। जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसकी आत्मा और मन और उसका हृदय पवित्र हो जाता है। तो उस समय वो व्यक्ति ये समझो ओथ के ऊपर ही अपना डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, और एक्सट्रीम कंडीशन में डाइंग डिक्लेरेशन है, और वो एकदम जो है एक्यूरेट होता है, और उसे एक्यूरेट मानना भी चाहिए। आगे मैं और लेता हूं इसी पॉइंट को, थर्ड को। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैं थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर रहा था आपके सामने, यानी ये डाइंग डिक्लेरेशन जो देता है वो एक्सट्रीम कंडीशन पर होता है। उसे ये पता होता है कि तेरी मृत्यु होने वाली है, उसका मन आत्मा हृदय पवित्र हो जाते हैं, और वो ओथ के बराबर ही डाइंग डिक्लेरेशन होता है। और क्या आगे क्या है, व्हेन एवरी होप ऑफ दिस वर्ल्ड इज गॉन। ये साथ में देखो ये सेंटेंस, यानी संसार की सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं उसकी, तो उसे किस चीज का लालच बचा हुआ होता है। When every motive to speak falsehood is silenced and the mind is induced by the most powerful consideration to speak the truth, यानी क्या है, झूठ बोलने की जो बात है उसके दिमाग से साइलेंस हो जाती, खत्म हो जाती है। वो किस लिए झूठ बोले, वो संसार से जा रहा है, इसलिए जाते हुए सोचता है जो भी कुछ बोलूं मैं सच बोलूं, संसार को छोड़ रहा हूं, इसलिए जो बोलना सच बोला है। ए सिचुएशन सो सॉल्व, वो सिचुएशन उस समय इतनी पवित्र होती है, एंड सो लॉफुल इज कंसिडरेशन टू स्पीक द ट्रूथ, वो सिचुएशन इतनी पवित्र होती है, उसमें जो है ना वो व्यक्ति सच बोलता है। एज क्रिएटिंग ऑन द ऑब्लिगेशन, फिर क्या है इसके आगे, एंड सो लॉफुल इज कंसिडरेशन बाय द लॉ एज क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन इक्वल टू that which is imposed by a positive oath administered in a court of justice। देखो ये वही बात जो मैं शुरू से कर रहा हूं, यानी ये उसका मन उस समय इतना पवित्र हो जाता है, वो उसके दिमाग से झूठ वाली बातें खत्म हो जाती है और सच्चाई उसके दिमाग में आ जाती है, और वो ये सोचता है कि संसार से जाना है तो मुझे अब सच बोलना चाहिए। तो किसी प्रकार की भी कपट बेईमानी उस समय उसके अंदर नहीं होती, वो जो भी बोलता है सच सच बोल करके ही इस संसार से जाना चाहता है। और इससे बढ़िया, यानी जो पवित्र मन से जो एक डिक्लेरेशन दे रहा, उससे अच्छी ओथ और उससे पॉजिटिव ओथ कोई हो नहीं सकती। ये है साथियों इस तीसरे पॉइंट का पूरा कंक्लूजन। ये तीसरा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने देख लिया ना। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एडमिटिंग द डाइंग डिक्लेरेशन इन द कोर्ट। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट। माय डियर फ्रेंड्स, मेथड ऑफ प्रूविंग डाइंग डिक्लेरेशन आगे लेते हैं। देखो इस स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट्स वेदर ऑरल और रिटन मस्ट बी प्रूव्ड। अब देखो स्टेटमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं डाइंग डिक्लेरेशन में, या तो ऑरल हो या रिटन हो। देर आर टू टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ऑरल और रिटन, और दोनों को ही प्रूव करना पड़ता है। मेथड ऑफ प्रूविंग डाइंग डिक्लेरेशन, इसमें हम ये लेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जो डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव कर सकते हैं। उसको प्रूव करने के तरीके यहां देखिए, दो प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, ऑरल और रिटन, और दोनों ही प्रूव करने पड़ते हैं। इफ द स्टेटमेंट इज ऑरल, यहां देखिए वन बाय वन, इफ द स्टेटमेंट इज ऑरल, persons who heard the statement should depose what they have heard।
यानी जिन व्यक्तियों ने उसको सुना, उनको ये बताना होगा उन्होंने क्या सुना। ये है ऑरल स्टेटमेंट, यानी जो व्यक्ति सुनने वाले हैं उसके स्टेटमेंट को, उनको बताना पड़ेगा कि हमने ये सुना है। In case of written statement, it must be proved by the evidence of the person who recorded it. अच्छा, इन दूसरा स्टेटमेंट क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट है। अब रिटर्न स्टेटमेंट को प्रूव किसने करना पड़ेगा? जिसने रिकॉर्ड किया हो। देखो, ऑरल में तो जिसने सुना है वो बताएगा, रिटर्न में जिसने रिकॉर्ड किया है वो बताएगा। कोई भी व्यक्ति हो जिसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, वो उसे एविडेंस के रूप में उसे कोर्ट में बताना होगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है मजिस्ट्रेट के सामने डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, वो लेते हैं। देखो, इफ ए डाइंग डिक्लेरेशन इज मेड टू ए मजिस्ट्रेट, अब ऊपर तो ऑरल और रिटन थे दोनों, लेकिन ये दूसरे व्यक्तियों को थे। अब क्या है, यदि डाइंग डिक्लेरेशन इज मेड टू ए मजिस्ट्रेट, whether such a statement itself can be admitted as evidence without calling of the magistrate as a witness, has been subject to a great deal of controversy. The more accepted view is that under Section 80 is not applicable to dying declaration made to a magistrate. Therefore, the magistrate must be called to prove it. अब देखो इसमें क्या कहा है, यदि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करता है, देखो मजिस्ट्रेट तो कोर्ट में भी सुनता है, वो भी पूरी तरह वैलिड होता है, और बाहर भी यदि मजिस्ट्रेट कोई स्टेटमेंट लेता है तो वो भी पूरी तरह वैलिड होता है। यदि मजिस्ट्रेट कोई रिटर्न स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और उस स्टेटमेंट में नीचे अपने साइन कर देता है, तो वो दूसरे कोर्ट में वो चलना चाहिए, वो स्टेटमेंट वैलिड है एविडेंस के तौर पर, और वो मानना पड़ता है। लेकिन यहां एक बात होगी, अंडर सेक्शन 80, अंडर सेक्शन 80 ये कहता है कि एविडेंस के रूप में मजिस्ट्रेट को भी बुलाना पड़ेगा, यानी सेक्शन 80 बाध्य करता है मजिस्ट्रेट को भी कि उसे भी कोर्ट में आना पड़ेगा अपनी एविडेंस के रूप में, यानी वो वहां पर ये बताएगा कि मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड किया, इसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चनों के ये आंसर थे, यानी एवरीथिंग will have to explain magistrate in the court asked by another judge, यानी ये है वो मजिस्ट्रेट भी उस कोर्ट में जाकर के एक विटनेस के तौर पर होगा, और जितनी भी बातें वो जज पूछेगा वो सारी उसको बतानी पड़ेगी, और मैंने किस प्रकार क्वेश्चन किए, किस प्रकार से उसने डिसीज ने आंसर दिए, और ये मेरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है और मैं इस पर साइन करता हूं और मैं इसका पूरी तरह से जिम्मेवार हूं, ये बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द मेथड, यानी दीज आर दी 3 मेथड्स फॉर प्रूविंग द डाइंग डिक्लेरेशन इन द कोर्ट। नाउ आई एम टेकिंग मोर स्टेप्स। My dear friends, next example. In one Calcutta case, the writing made by a magistrate could not be admitted to prove the statement made by the deceased. एक कैलकटा हाई कोर्ट ने क्या कहा कि मजिस्ट्रेट ने जो राइटिंग में स्टेटमेंट लिया, उस राइटिंग से सिद्ध नहीं होता कि ये स्टेटमेंट डिसीज्ड का है, यानी मजिस्ट्रेट के स्टेटमेंट को ही मना कर दिया। देखो ये केस। अब एक सेकंड केस देखो, इन अनदर कलकत्ता हाई कोर्ट केस में क्या है, द स्टेटमेंट इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस व्हेन मेड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड।
द स्टेटमेंट इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस व्हेन मेड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड। दूसरे हाईकोर्ट ने क्या कहा, यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो किया है मजिस्ट्रेट ने, लेकिन विदाउट प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड उसमें सुनता या पूछता या कुछ कहता, एक्यूज्ड की प्रेजेंस में स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में कोई भी विटनेस होती है तो एक्यूज्ड सामने होता है। तो ये कहता है कि ये स्टेटमेंट, दूसरे कोर्ट ने ये कहा, ये स्टेटमेंट एक्यूज्ड की प्रेजेंस में नहीं है, इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। वहां भी एक्सेप्ट नहीं किया। दो केसेस हो गए, दोनों केसेस कलकत्ता हाईकोर्ट के हैं। फिर आगे क्या है, बट इन इलाहाबाद केस, देखो आगे देखिए, बट इन इलाहाबाद हाईकोर्ट केस में क्या हुआ, इट वाज हेल्ड दैट a dying declaration recorded by a magistrate can be tendered in evidence without magistrate who recorded it being called by virtue section 80। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि मजिस्ट्रेट ने जो स्टेटमेंट डिक्लेयर यानी डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और पूरा अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर दिया और साइन कर दिया, तो वो स्टेटमेंट विदाउट मजिस्ट्रेट एज ए एविडेंस जो है कंसीडर किया जाएगा। चाहे सेक्शन 80 मना करता है, लेकिन फिर भी उसे कंसीडर करना होगा, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट है और मजिस्ट्रेट ने बहुत अच्छी तरह से इसको रिकॉर्ड किया है और अपने साइन भी कर रहा है और इसके एविडेंस के रूप में माना जाए। लेकिन इससे आगे और चलो क्या हुआ, इट वाज हेल्ड दैट ए डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट कैन बी टेंडर्ड इन एविडेंस विदाउट मजिस्ट्रेट, यानी ये गवाही के रूप में ये स्टेटमेंट जो है लिया जा सकता है, हु रिकॉर्डेड इट बीइंग कॉल्ड बाय वर्च्यू एट सेक्शन 80। ये तो कह दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। आगे क्या है, बट दिस व्यू ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज नॉट बीन जनरली एक्सेप्टेड बाय द अदर हाई कोर्ट। ये एक और हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी डिसीजन जो दूसरे हाई कोर्ट हैं उन्होंने मना कर दिया, हम तो एक्सेप्ट इसको नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसे मानता रहे, हम नहीं मानेंगे इसे। वो जो ऊपर कलकत्ता के जो दोनों हाई कोर्ट के डिसीजन थे, दूसरे हाई कोर्ट उनके डिसीजन के साथ चले गए, सिर्फ एक इलाहाबाद हाई कोर्ट एक ने माना इसको। और इसके बाद क्या हुआ, क्या निष्कर्ष, S32 section 2 makes a statement relevant if the declarant had died otherwise not। और वो ये कहता है कि ये दूसरे सारे कोर्ट और सब ने कहा कि सेक्शन 32 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन तब वैलिड है। मैं शुरू से कह रहा हूं ये बात, पहले वीडियो से शुरू में स्टार्ट किया तभी मैंने ये बात की थी, बीच में भी कई बार बताया और लास्ट में बता रहा हूं कि डाइंग डिक्लेरेशन वैलिड तभी है जब जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया वो उसके बाद मरना चाहिए। यानी यदि वो मर गया तो डाइंग डिक्लेरेशन है, यदि नहीं मरा तो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, एक सिंपल विटनेस। ये सेक्शन 32 का 2 सब सेक्शन ये कहता है। और साथियों, वीडियो में टाइम कम है और मैं आपको थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में और बता देना चाहता हूं, वो ध्यान से सुन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पहला पॉइंट क्या कहा कि यही जो 32 सब सेक्शन 2 में कि यानी ये सिद्ध करना पड़ेगा। एक पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये, डाइंग डिक्लेरेशन आप दीजिए कोर्ट में, लेकिन आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा उसके साथ कि उसके बाद वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यानी ये बताना होगा कि मेरे इस डिक्लेरेशन नोट करने के बाद वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यानी डेथ को कंफर्म करना पड़ेगा। यदि आप डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में सबमिट करते हैं तो डेथ को भी कंफर्म करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जैसे और विटनेस के अंदर ओथ होती है और एक्यूज्ड प्रेजेंट होता है, उसी प्रकार ये भी होना चाहिए, और हुआ नहीं इसलिए नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये विदाउट वो ओथ है।
और एक्यूज्ड की प्रेजेंस में भी नहीं है, तो इसलिए जो है इसको नहीं मानना होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विदाउट ओथ है। थर्ड पॉइंट, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड है। ये थर्ड पॉइंट। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही। डाइंग डिक्लेरेशन सबमिट करते हो तो डेथ भी उसकी कंफर्म करनी पड़ेगी। सेकंड, ये डाइंग डिक्लेरेशन ओथ पर नहीं दिया गया। थर्ड, ये डाइंग डिक्लेरेशन एक्यूज की प्रेजेंस में नहीं हुआ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट 3 बातें कह करके इस प्रकार के डाइंग डिक्लेरेशन जो मजिस्ट्रेट ने भी नोट किए, रिकॉर्ड किए और दूसरे व्यक्तियों ने भी रिकॉर्ड किए, सब इनवैलिड बता दिए सुप्रीम कोर्ट ने। Now this is the last conclusion, my dear friend, from my side, or not from my side, from the book side or from the other intelligent person of judiciary, उनकी तरफ से भी यही है। सो इन द लास्ट आई थिंक ये जो कंसेप्ट था बहुत लंबा था, बहुत गहरा कंसेप्ट था। इसकी पूरी कोशिश की मैंने इसको समझाने की, और मैं ऐसा समझता हूँ कि ज़्यादा अधिकतर ये समझ में आ गया होगा, और 1-2 बार और इसको पढ़ लें और देख लें, पूरा क्लियर हो जाएगा। और इन द लास्ट, माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।